नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत सारवान एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष ज्ञान चैनल पर। आज हम अपना लेसन नंबर 58 स्टार्ट करेंगे और आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कोई राजयोग आपको फल नहीं दे पाता, क्यों इतने सारे राजयोग होने के बावजूद भी आपका जीवन बड़ा साधारण सा चल रहा है, कैसे कोई राजयोग भंग हो जाता है या खंडित हो जाता है। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। आपने अपनी जन्म कुंडली में या अन्य किसी कुंडली में या जोशी जी ने आपको कभी कहा हो कि आपकी जन्म कुंडली में तो बड़े अच्छे अच्छे राजयोग है, महालक्ष्मी योग है, गजकेसरी योग है, बुधादित्य योग है, अखंड राजयोग है, ऐसी बातें आपने बहुत सुनी होंगी, पर जीवन साधारण चल रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है कि कोई ग्रह राजयोग बनाने के बावजूद भी आपको फल नहीं दे पाता? तो आज की क्लास को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि भविष्य में हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आसानी से आप हमारी वीडियोस को देख सकें, इनका लाभ उठा सकें व ज्योतिष सीख सकें। तो बात करते हैं इसी कुंडली पर। मेष लगन की मैंने एक कुंडली बनाई है। मेष लगन की कुंडली ये क्यों बनी? क्योंकि लग्न में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर माने मेष राशि। तो जैसे ही आप इस कुंडली को देखेंगे, आपने राजयोग अगर पढ़े होंगे तो आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। यदि नहीं पढ़े तो पहले आप ये समझे कि कोई राजयोग किस प्रकार से बनता है। फिर भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा था कि गुरु चंद्रमा की युति हो तो गजकेसरी योग होगा, गुरु चंद्रमा से केंद्र में हो तब भी गजकेसरी योग, लग्न से गुरु केंद्र में हो तब भी गजकेसरी योग। तो यहाँ पर आप कुंडली को खोलते ही देखेंगे कि गुरु और चंद्रमा की युति है, तो आप कहेंगे जी गजकेसरी योग है, पर नहीं, ये गजकेसरी योग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु यहाँ पर नीच राशि में विराजमान है, मकर राशि में बैठे हुए हैं। 10 नंबर राशि माने मकर राशि, और गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं, तो यहाँ पर गुरु राजयोग बनाने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि ये गजकेसरी योग है, पर कुछ ज्योतिषाचार्य जो हैं वो कह देते हैं और हम लोग भी मान लेते हैं कि जी बड़े अच्छे राजयोग हैं, और जीवन वही साधारण। आगे चलते हैं और देखिए आप यहाँ देखेंगे बुध और सूर्य की युति है। जब बुध और सूर्य की युति होती है तो हम क्या कहते हैं जी? बुधादित्य योग है। पर ये युति कौन से भाव में, आप इसको भी देखें। मैं पढ़ा चुका हूँ, 6ठा, 8वां और 12वां भाव बुरे भाव होते हैं। इन्हें हम त्रिक स्थान भी कहते हैं। कोई भी ग्रह यदि 6ठे, 8वें, 12वें में कोई राजयोग बना रहा हो, कोई युति बना रहा हो, तो राजयोग की श्रेणी में काउंट होगा ही नहीं। तो ये बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी यहाँ पर आप कहेंगे भंग हो गया या खंडित हो गया। यदि ये गुरु चंद्रमा भी इन भावों में होते 6ठे, 8वें, 12वें में, तब भी गजकेसरी योग नहीं बनता। उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी ग्रह अपनी नीच राशि में चला जाए तब भी वो राजयोग नहीं बनाएगा। अब देखिए कैसे। मैंने पिछली क्लास में ही आपको पढ़ाया है अखंड राजयोग के विषय में। अखंड राजयोग क्या होते हैं? जब पहले भाव का संबंध 9वें भाव से हो, 10वें भाव से हो, 9वें भाव का और 10वें भाव का आपस में संबंध हो, तो अखंड राजयोग बनता है। अब यहाँ देखें कि जो 10वें भाव के स्वामी हैं शनि, पहले भाव में गए हैं, संबंध बनाया। मैंने कल एक पॉइंट भी लिखवाया था कि 10वें का स्वामी पहले भाव में आ जाए तो अखंड राजयोग होगा। पर यहाँ पर जो शनि है वो कौन सी राशि में है? मेष राशि में। शनि यहाँ पर अपनी नीच राशि में हो गए, तो इसे हम अखंड राजयोग की श्रेणी में काउंट नहीं करेंगे। और भी बहुत सारे राजयोग हैं, आपने सुने होंगे, अनफा, सुनफा, दुर्धुरा, और भी बहुत सारे राजयोग आपने सुने होंगे। तो उनको आपको इसी तरीके से देखना है कि कोई भी ग्रह 6ठे, 8वें, 12वें में ना हो, या फिर अपनी नीच राशि में ना हो, या फिर बुरे ग्रहों के प्रभाव में ना हो। बुरे ग्रह कौन से होते हैं? जो 6ठे का स्वामी हो, 8वें का हो, या फिर 12वें भाव का स्वामी हो, उन्हें हम बुरा ग्रह कहते हैं कि ये अशुभ ग्रह है। अब कैसे उसको आप समझेंगे? मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 नंबर लिख देता हूँ, यहाँ 1 नंबर आ जाएगा, तो यहाँ 7 नंबर हो जाएगा, और जो ये लग्न कुंडली हो जाएगी ये हो जाएगी कर्क लग्न की। आप इसको चेंज कर लीजिएगा, सभी नंबरों को। मैं यहाँ सबको चेंज नहीं कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ 4 आ गया, तो यहाँ से गिनेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1। तो अब ये गजकेसरी योग बन गया। लीजिए मैं चेंज ही कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर 5 लिख दीजिए,
6 7, इसको 8 बना दीजिए, ये 9 10 लीजिए, ये गज केसरी योग यहाँ पर बन गया। कर्क लगन की कुंडली है और मेष राशि में चंद्रमा और गुरु युति करके बैठे हुए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको भंग करने के लिए, मान लीजिए कि शनि जो है, शनि ग्रह यहाँ पर आ जाए और अपनी 7वीं दृष्टि से शनि कहाँ देख रहे हैं, गुरु और चंद्रमा को। तो यहाँ पर ये राजयोग जो है ये खंडित हो जाएगा, ये कमज़ोर पड़ जाएगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स ये नहीं दे पाएगा। और देखें, मान लीजिए यहाँ पर और कोई बुरा ग्रह आ जाए, बुध, तो यहाँ पर 2 बुरे ग्रह, लीजिए बुध यहाँ आ गए और 2 बुरे ग्रह गुरु और चंद्रमा को देख रहे हैं, तो ये राजयोग और ज़्यादा कमज़ोर हो गया। यहाँ से मैं बुध को मिटा देता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बुरे भाव का स्वामी यदि किसी ऐसे ग्रह को देखे जो राजयोग बना रहा है, दृष्टि संबंध करे या युति कर ले उनके साथ, तो वो राजयोग कमज़ोर पड़ जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल ही भंग हो जाएगा, पर यहाँ पर ये राजयोग कमज़ोर पड़ गया। अब आगे चलते हैं, और क्या बातें होती हैं जो राजयोग के फल हमें नहीं मिल पाते। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति है, गजकेसरी योग बन रहा है, परंतु आपको गुरु चंद्रमा की महादशा अंतरदशाएं नहीं मिल रही, तो वो समय होगा जिस समय वो राजयोग फलित नहीं होगा। मान लीजिए बुध की महादशा है और शनि की अंतरदशा चल रही है, तो कैसे ये गजकेसरी योग आपको अच्छे फल दे पाएगा। तो हमें ये भी देखना है कि राजयोग कहीं खंडित तो नहीं हो रहा, कहीं भंग तो नहीं हो रहा, और जो ग्रह राजयोग बना रहे हैं उनकी दशाएं अंतरदशाएं हमें मिल भी रही है या नहीं मिल रही। तो इन सभी बातों का ध्यान रखकर तभी हम किसी व्यक्ति को प्रेडिक्शन करें, तभी वो प्रेडिक्शन सही होगी, अन्यथा गलत हो जाएगी। आप कितने ही राजयोग बताते रहें, आदमी परेशान रह रहा होगा, दुखी रह रहा होगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो राजयोगों को जानो ज़रूर, पढ़ो, पर आप ये भी जानो कि राजयोग किस प्रकार से फल देते हैं, कब राजयोग खंडित हो जाते हैं, कब राजयोग भंग हो जाते हैं। राजयोग तो बहुत सारे हैं, आप देखोगे नाम ऐसे ऐसे बना रखे हैं राजयोगों के। उसके अलावा दोष तो इतने ज़्यादा ही बना दिए हैं, अंगारका दोष, विष दोष, पितृ दोष, पता नहीं क्या क्या दोष बना दिए हैं लोगों को डराने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो हमें इस तरीके की बातें नहीं करनी है। हालांकि मैं आपको दोषों के विषय में भी पढ़ाऊंगा, कौन से दोष सच में काम करते हैं और किस प्रकार से कोई दोष बनता है, और ये जो दोष मैंने जिनके नाम लिए इनके बारे में क्या बातें प्रचलित हैं वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि देखिए, मेरा काम है जानकारी देना, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से पितृदोष लोग कह देते हैं। हालांकि पितृदोष जैसी कोई चीज़ होती नहीं, और वो दोष किसी और कारण से बन रहा होता है, पर उसको एक नाम दे दिया पितृदोष। हो सकता है सूर्य राहु बैठकर अच्छे भी फल दे रहे हों, पर फिर भी लोग उसे पितृदोष कह देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं भी मेरे पास जिनकी कुंडलियों में इस प्रकार के दोष बन भी रहे हैं और वो बहुत अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो आप इन दोषों से बहुत ज़्यादा डरे ना। उसके अलावा राजयोगों को देखकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न ना हो। आप पहले अपनी कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाइए और अच्छे से जानें। और अभी तो आप सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को, तो आप खुद ही अपनी कुंडलियों को देखना शुरू कर देंगे थोड़े समय में। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। आशा करता हूँ मैं आपको बहुत अच्छे से, बहुत सरलता से समझा पाया होगा। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई बात नहीं समझा पाता हूँ, मुझ में कोई कमी रह जाती है या कोई बात ऐसी रहती है जो मैं कहना भूल गया, आपको याद आ गई, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगली वीडियो में हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।